हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन चलने वाला है ये बाल विकास एवं मनोविज्ञान पर डिस्कस है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। इसमें हम आपको बहुविकल्प पे प्रश्न करवाएंगे जो कि विगत वर्षों में आ चुके हैं। चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। ऑप्शन ए है सूझ, बी भग्नाशा, सी चिंता और डी नकारात्मक मानसिक वृत्ति। चलिए तैयारी कीजिए। तो इसका सही आंसर है सूझ। जी हाँ, सूझ जो है ये समस्या समाधान में बाधक नहीं है। और स्पष्टीकरण के लिए मैं बता दूं कि दुश्चिंता, भग्नाशा, नकारात्मक मानसिक वृद्धि, तनाव, द्वंद्व समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करते हैं, जबकि सूझ या अंतर्दृष्टि समस्या समाधान की एक विधि है जिसमें प्राणी अपने सम्मुख उपस्थित समस्यात्मक परिस्थिति पर पूर्ण रूपेण विचार करके अथवा उसे अच्छी तरह से समझकर अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा समस्या का समाधान खोजता है। इस प्रकार से जो है ये सूझ ही क्या समस्या समाधान का एक तत्व हुआ। ठीक है, ये ऑप्शन बहुविकल्प क्वेश्चन है जो कि विगत वर्षों में आ चुके हैं। आप एक एक करके जो है इनका अध्ययन करते चलिए, रिवीजन करते चलिए। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक संवेग है। ऑप्शन ए है उद्दीपक, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी आमोद और ऑप्शन डी ध्यान। चलिए तो सही आंसर है आपका आमोद। आमोद एक प्रकार का संवेग है। और स्पष्टीकरण के लिए मैं बता दूं कि मैकडूगल द्वारा बताए गए 14 प्रकार के संवेग निम्नलिखित हैं। इसमें से पहला है भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृत्यभाव और आमोद। जी हाँ, यानी कि इसमें से आप देख सकते हैं कि भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य ये तमाम प्रकार के जो है मैकडूगल द्वारा बताए गए 14 प्रकार के संवेग हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन है सी वो करेक्ट हुआ। देखिए ये विगत वर्षों में सारे प्रश्न पूछे गए हैं और सभी प्रश्न आप रिवीजन के तौर पे अपनी तैयारी में इसको ऐड कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा ही करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है। ऑप्शन ए है हर्बर्ट, ऑप्शन बी लिपिट, ऑप्शन सी फ्लैडर और ऑप्शन डी मॉरिसन। तो सही आंसर है इसका फ्लैडर। जी हाँ, फ्लैडर जो है FIACS के साथ मूल रूप से संबंधित है। चलिए स्पष्टीकरण के लिए बता दूं कि FIACS नैड ए फ्लैंडर से संबंधित है, जिन्होंने सन 1959 में कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की जो कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से कराती है। जी हाँ, ये जो है इन्होंने कि 1959 में कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशेष प्रणाली की विकास किया था जो कि विभिन्न घटनाओं पर निरीक्षण क्रमबद्ध से आधारित थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। प्रश्न ऑप्शन ए है कि प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, हाँ या ना में उत्तर देने, प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, जो है गेस कीजिए कौन सा सही होने वाला है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। ठीक है, ये प्रश्न कौशल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका स्पष्टीकरण बता दूं कि प्रश्न कौशल के उचित तरीके निम्नलिखित हैं। इसमें आपको मिलेगा प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, विस्तृत सूचना प्राप्त करना, आलोचनात्मक सजगता विकसित करना आदि। हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना प्रश्न कौशल का उचित तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है। ऑप्शन ए है साक्षात्कार, बी है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, सी है निर्धारण मापनी और डी है अवलोकन। चलिए गेस कीजिए। चलिए सही आंसर है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये जो है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है। और स्पष्टीकरण के लिए मैं बता दूं कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपीय तकनीकी के अंतर्गत निम्नलिखित परीक्षण आते हैं। इसमें आपका शब्द साहचर्य परीक्षण आता है, रोषामर्श लक्ष्य परीक्षण आता है, अन्य मत्स्य लक्ष्य परीक्षण आता है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण आता है, अवलोकन साक्षात्कार तथा जीवन इतिहास आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत तथा निरीक्षण निर्धारण मापनी परिसूची अथवा प्रश्नावली परिस्थिति व्यक्तित्व परीक्षण व्यक्तित्व मापन की वास्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि
सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है आयोजन, ऑप्शन बी अनुवादन, ऑप्शन सी प्रबोधन और ऑप्शन डी उद्भवन। चलिए सही आंसर बताइए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उद्भवन। जी हाँ, उद्भवन जो है आपका सही आंसर है। और स्पष्टीकरण के लिए मैं बता दूं कि इसका जो सही आंसर का स्पष्टीकरण वो ये है कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे उद्भवन कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति सभी संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद सूचना के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है, परंतु अचेतन रूप से समस्या के बारे में सोचता रहता है। यानी कि उद्भवन काल में कोई नई सूचना, ज्ञान अथवा अनुभव स्मृति भंडार में जमा नहीं होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए इसी क्रम में जो है हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है कि बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए अर्थ विज्ञान, रूपग्राम, ध्वनिग्राम या वाक्य विन्यास। चार ऑप्शन है, अब गेस कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई। चलिए मैं सही आंसर बता दूं कि सही आंसर है आपका ध्वनिग्राम, ऑप्शन नंबर सी। ध्वनिग्राम जो है ये बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। और इसके स्पष्टीकरण के लिए मैं बता दूं कि बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम, ठीक है, ध्वनिग्राम है। इसे स्वनिम भी कहा जाता है। स्वनिमों का अपना अर्थ नहीं होता किंतु वे अर्थ भेदक होते हैं, जैसे क, प, न आदि, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ध्वनिग्राम जो है ये सबसे छोटी इकाई बोली जाने वाली भाषा की मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है इसे कौन बता सकता है, ऑप्शन बी सही उत्तर बताएं, ऑप्शन सी क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं और ऑप्शन डी इसे कितने विभिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। जी हाँ, तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, इस प्रकार का ये ऑप्शन सही है। और इसके स्पष्टीकरण के लिए मैं बता दूं कि इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बच्चों को विभिन्न तरीकों से चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय विद्यार्थी अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करते हुए प्रश्नों को विभिन्न प्रकार से हल करने का प्रयास करेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण है यानी कि माइक्रो टीचिंग क्या है। ऑप्शन ए मूल्यांकन शिक्षण, बी वास्तविक शिक्षण, अवश्रेणीयन शिक्षण और ऑप्शन डी प्रभावशाली शिक्षण। चलिए गेस कीजिए। जी हाँ, आपका उत्तर सही है, ऑप्शन सी अवश्रेणीयन शिक्षण। और इसका स्पष्टीकरण के लिए मैं बता दूं कि सूक्ष्म शिक्षण एक अवश्रेणीयन शिक्षण है, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण एक निश्चित श्रेणी क्रम का अनुसरण करता है। इसमें कुल 6 सोपान होते हैं जो निश्चित क्रम में चलते हैं। जैसे पहला होता है पाठ योजना निर्माण, पाठ प्रस्तुतिकरण और प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना निर्माण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनः प्रतिपुष्टि। इन 6 चरणों में ना तो किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है और ना ही इनको आगे पीछे किया जा सकता है, इसलिए इसे अवश्रेणीयन शिक्षण भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित, देखिए यहाँ पर सूची दी गई है, सूची ए और बी दी गई है, इसको सम्मिलित करना है। हल आवश्यकता सिद्धांत, मैकडूगल मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत और मैस्लो प्राणोद अवलोकन सिद्धांत। तो आप जो है आपको सेट करना है कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया था। और आपके जो है राइट साइड में ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं बता दूं कि आपका ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी वो आपका करेक्ट है, यानी कि 4th, 2nd, 3rd और 1st इस क्रम में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसके स्पष्टीकरण में बता दूं कि देखिए सूची ए और बी आपको मिलान कराइए कि हल जो है ये प्राणोद अवकलन सिद्धांत है, मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया था और फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था और मैस्लो ने आवश्यकता सिद्धांत दिया था।
इस प्रकार से हल का प्राणोद, मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति, फ्रायड का मनोविश्लेषण और मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत जो है ये बन रहा है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? अभ्यास का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत और पुनर्बलन का सिद्धांत। तो 4 विकल्प हैं, आपको बताना है कि अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। आपको नहीं है बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा सेकंड टाइम ले रहा हूँ। जी हाँ, सही आंसर है आपका अभ्यास का सिद्धांत। जी, अभ्यास का सिद्धांत जो है अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अभ्यास का सिद्धांत या अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। और इसका स्पष्टीकरण के लिए मैं बता दूं कि देखिए, जो अधिक्रमित अनुदेशन के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं वो ये हैं कि लघु पदीय सिद्धांत यानी छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, और सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तात्कालिक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत यानी कि पुनर्बलन का सिद्धांत, स्वागति का सिद्धांत, छात्र परीक्षण का सिद्धांत। ये 5 प्रकार के जो है अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत हैं। जबकि अभ्यास का सिद्धांत जो है ये थार्नाइड के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। जो अभ्यास का सिद्धांत है ये थार्नाइड के अधिगम से सिद्धांत से संबंधित है, ये अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्रिया प्रसूत व्यवहार, अंतर्नोद, अभिप्रेरक, उद्दीपक। चलिए, तो आपका ऑप्शन सही है ए, क्रिया प्रसूत व्यवहार। और इसके स्पष्टीकरण के लिए बता दूं कि थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में अंतर्नोद, अभिप्रेरक, उद्दीपक, अवरोध, पुनर्बलन, अनुक्रिया आदि महत्वपूर्ण हैं। जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो क्रिया प्रसूत व्यवहार है ये स्किनर का है, थार्नडाइक का नहीं है। और ये जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो थार्नडाइक का था वो अंतर्नोद, अभिप्रेरक, उद्दीपक, अवरोध, पुनर्बलन, अनुक्रिया ये महत्वपूर्ण थे थार्नडाइक के। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा? ए प्रत्यय अधिगम, शाब्दिक अधिगम, संकेत अधिगम और श्रृंखला अधिगम। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, संकेत अधिगम। और इसके स्पष्टीकरण के लिए मैं बता दूं कि RN गेने के अधिगम सोपानिकी के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार निम्नलिखित हैं: समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, शाब्दिक अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, संकेत अधिगम। ये 7 आपके हो गए। गेने ने अपने अधिगम सोपानिकी में संकेत अधिगम को सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है, जो कि इसका सबसे आखिरी वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है: उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल और समापन कौशल। चलिए गेस कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। भाई देखते हैं कौन कौन कर लेता है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि शिक्षण में आवाज दौरान जो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल ये माना जाता है। और इसका स्पष्टीकरण मैं बता दूं कि छात्रों का ध्यान आकर्षण करने के लिए तथा ध्यान को पाठ में लगाने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के निम्नलिखित घटक होते हैं। इसमें यथोचित शरीर संचालन, हाव भाव, भाव भंगिमा का प्रयोग, भाव का केंद्रीकरण, स्वरों में उतार चढ़ाव, मौन, शिक्षक विद्यार्थी वार्तालाप में परिवर्तन प्रकार के आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है माध्यम, बी अंतःक्रिया, सी प्रतिपुष्टि और डी पुनर्बलन। तो देखते हैं भाई किसका किसका सही जाता है। 4 ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, यह संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। ठीक है, और स्पष्टीकरण में बता दूं कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होती है तथा इसके माध्यम से अभिवृत्तियों, इच्छाओं, आदर्शों, सूचनाओं इत्यादि का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण के घटक निम्नलिखित हैं। इसमें प्रेषक, संदेश ग्राही, अंतःक्रिया, माध्यम और प्रतिपुष्टि जो है ये 6 तत्व या 6 घटक आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि
मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? वैयक्तिक अनुदेशन, तरण उपागम, संवर्धन उपागम और उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है आप टिक लगाइए। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, वैयक्तिक अनुदेशन। वैयक्तिक अनुदेशन। और इसके लिए बता दूं कि मंदित मना या मानसिक रूप से मंद बालकों को शिक्षित करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा संचालित विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे शिक्षा तथा प्रशिक्षण का उद्देश्य उनके दैनिक जीवन में आने वाली व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें तैयार करना चाहिए। इन सब के लिए वैयक्तिक अनुदेशन की आवश्यकता होती है जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से शिक्षित तथा प्रशिक्षित कर सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है और शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। चलिए टिक लगाइए भाई जल्दी से फटाक से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन सत्य नहीं है। और इसके स्पष्टीकरण में बता दूं कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन असत्य है क्योंकि शरीर के गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है, जबकि अन्य सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है तथा शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, यह भी सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, यह कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन ए है मूल्य, बी अभिप्रेरणा, सी अभिक्षमता और डी रुचि। टिक लगाइए फटाक से भाई। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है, अभिक्षमता। ठीक है, ये विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। और स्पष्ट बता दूं कि किसी क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। अभिक्षमता से तात्पर्य व्यक्ति के उस रुझान, रुचि या योग्यता से होता है जो किसी विशिष्ट कार्य, पाठ्यक्रम या व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। फ्रीमैन के अनुसार अभिक्षमता ऐसी विशेषताओं के समूह का घोतक है जो किसी विशिष्ट ज्ञान, कौशल या संगठित प्रतिक्रियाओं के समुच्चय को अर्जित करने की व्यक्ति की योग्यता की सूचक होती है, जैसे भाषा बोलने, संगीतकार बनने, यांत्रिक कार्य करने आदि की योग्यता। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मकता अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और संवेगात्मक गामक अवस्था। चलिए ऑप्शन जो है आपका बी सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये ब्रूनर की पियाजे से मिलती है। स्पष्टीकरण के लिए बता दूं कि ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। प्रतिबिंबात्मक अथवा छायात्मक अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचती हैं। बालक चमक, शोर, गति तथा विविधता से प्रभावित होता है। बालकों में दृश्य स्मृति विकास हो जाती है। इस प्रकार पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का दुष्प्रभाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फ्रायड, आल्पोर्ट, कैटल और आइशेंक। चलिए फट से भाई टिक लगाइए कि कौन जो है व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। फटाफट टिक लगाइए। तो किसका सही जा रहा भाई, किसका सही जा रहा, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कि फ्रायड जो है ये व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। और स्पष्टीकरण में बता दूं कि व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत के अंतर्गत आल्पोर्ट का सील गुण सिद्धांत, कैटल का सील गुण सिद्धांत तथा आइजेंक का जैविक सील गुण सिद्धांत आता है, जबकि फ्रायड व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मक के तत्वों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकारिता, या प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, या बम्बारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, या प्रवाह, व्यवहारकर्ता, मौलिकता या विस्तारण। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको सही क्रम व्यवस्थित करना है और इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण जो है यह जो है सृजनात्मक तत्वों का सही क्रम है। और स्पष्टीकरण के लिए बता दूं कि सृजनात्मकता
सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या या विद्वतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने, विचार करने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। इसके तत्व निम्नलिखित हैं: प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। ठीक है, प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण जो है आपका ये क्रम चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1-4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? पराहम, नार्सिज्म, ओडिपस कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, ओडिपस कॉम्प्लेक्स ये सही ऑप्शन है। और इसके स्पष्टीकरण में बता दूं कि 1-4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। जबकि इसी अवस्था की कोई लड़की अपनी माता की अपेक्षा पिता से लगाव रखती है तो इसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। भाई देखिए यहाँ पर याद रखना कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स पुत्र और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पुत्री। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? सादृश्यता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 4 ऑप्शन है और यह क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। ठीक है, अब गेस कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है। और इसके स्पष्टीकरण में बता दूं कि थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों की संख्या 5 है जो निम्नलिखित है। इसमें पहला है कि बहु अनुक्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? क्षैतिज अंतरण, धनात्मक अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण या द्विपार्श्विक अंतरण? तो 4 ऑप्शन है, आपको फटाफट टिक लगाना है। भाई देखते हैं किसका सही जा रहा है, किसका सही जा रहा है। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऊर्ध्व अंतरण। ऊर्ध्व अंतरण जो है ये सहायता करता है सीखने में। और इसके स्पष्टीकरण के लिए मैं बता दूं कि जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा परीक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य विभिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है तब इसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना। कहने का मतलब ये हो गया भाई स्कूटर से कार चला रहा है तो ये जो है उच्च स्तर में जा रहा है, यानी कि ऊर्ध्व अंतरण में जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संप्रेषण संबंधी क्षमता अक्षमता है। ऑप्शन ए है डिस्फेसिया, ऑप्शन बी डिसग्रेफिया, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया और ऑप्शन डी डिसकैलकुलिया। और ऑप्शन आपको कौन सा टिक लगाना है भाई? जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, डिसफेसिया। ये संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। ठीक है, और स्पष्टीकरण में बता दूं कि डिसफेसिया 2 शब्दों डिस और फासिया से मिलकर बना है जिनके शाब्दिक अर्थ क्रमशः अक्षमता एवं वाक होते हैं। इस प्रकार डिसफेसिया का शाब्दिक अर्थ वाक अक्षमता होता है। ठीक है, यह एक भाषा एवं वाक संबंधी विकृति है जिससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति या व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं। तो आप याद रखना डिसफासिया अक्षमता वाक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट विधि, बी सहभागी विधि, सी व्याख्यान विधि और डी सामूहिक परिचर्चा। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा भाई। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बन रहा है सी व्याख्यान विधि, यानी कि लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड जो है आपका ये शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक विधि नहीं है। और इसके स्पष्टीकरण में बता दूं कि शिक्षण विधियां 2 प्रकार की होती हैं, प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि और प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि। अब देखिए, प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि के अंतर्गत निम्न प्रकार के परीक्षण विधियां आती हैं। इसमें व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, व्यक्तिगत निर्देशन विधि, व्यक्तिगत निर्देशन, अनुवर्ग और अभिक्रमित अनुदेशन। जबकि प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि के अंतर्गत निम्न शिक्षण विधियां आती हैं। इसमें आपका नंबर 1 प्रश्नोत्तर विधि, नंबर 2 सामूहिक परिचर्चा विधि और नंबर 3 अन्वेषण विधि, नंबर 4 प्रोजेक्ट विधि और नंबर 5 ऐतिहासिक खोज विधि आती है। तो इस प्रकार से आपका
शिक्षण विधि दो प्रकार की होती हैं, प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि और प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि, जो है आपको बता दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? देखिए, व्यवस्थापन, अनुक्रिया, अग्रहण और ज्ञान। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि व्यवस्थापन, अनुक्रिया, अग्रहण और ज्ञान कौन सा सही होने वाला है। तो ये ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ज्ञान। ज्ञान जो है वो भावात्मक पक्ष से निम्नलिखित में से जो है संबंधित नहीं रखता है, ये ब्लूम के हिसाब से है। और इसका जो है स्पष्टीकरण यह है कि शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से संबंधित स्तर निम्नलिखित हैं। आप क्रम देख लीजिए इनका कि अग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, व्यवस्थापन और स्वाभाविकरण। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है दिया गया है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग और वैल्यूइंग, और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइजेशन। ये जो है 5 प्रकार की जो है स्टेप हैं जो कि भावात्मक पक्ष से संबंधित रखती हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? प्रावर्तीय स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर और अवबोध, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल, मोटिवेशन लेवल, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल। आपको इन ऑप्शन में से टिक लगाना है कि कौन सा सही जाने वाला है। भाई देखते हैं कौन सा सही जाने वाला है। शिक्षण का स्तर नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, अभिप्रेरणा स्तर, यानी कि मोटिवेशनल लेवल जो है ये आपका शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है, स्पष्टीकरण के लिए मैं बता दूं कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं जो निम्नलिखित क्रम में होते हैं। इसमें होता है आपका स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर या परावर्ती स्तर, यानी कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। जबकि अभिप्रेरणा स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है, चलिए भाई एक एक करके प्रश्नों को किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन इसे क्रम में देखते हैं। अगला प्रश्न है यह कि अधिगम प्रक्रिया, उद्दीपन एवं खाली स्थान है के बीच की संगति है, आपको इस खाली स्थान में भरना है। पूर्व अनुभव, व्यवहार, अनुक्रिया या पशु, पास्ट एक्सपेरिमेंट, बिहेवियर, रिस्पॉन्स और एनिमल, ये आपके ऑप्शन है और इसमें भरना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, रिस्पॉन्स, यानी कि अनुक्रिया। अधिगम प्रक्रिया, उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है, ये आपका बनेगा। और स्पष्टीकरण के लिए बता दूं कि अधिगम प्रक्रिया, उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच संगति है। थार्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच एक प्रकार के बंधन अथवा संबंध बन जाते हैं, जिन्हें उद्दीपक अनुक्रिया बंधन या SR बॉन्ड्स कहते हैं। भाई जो SR बॉन्ड है वो यही है, उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को ही SR बॉन्ड कहते हैं, और ये थार्नडाइक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आखिरी क्वेश्चन है, और आखिरी क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन ए है आगमन, बी समस्या समाधान, सी प्रश्नोत्तर और डी निगमन, यानी कि इंडक्टिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चनिंग और डिडक्टिव। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आखिरी प्रश्न है, तो आखिरी प्रश्न का उत्तर सही है बी, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान जो है ये शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। और इसके स्पष्टीकरण के लिए मैं बता दूं कि समस्या समाधान विधि, मानसिक उद्वेलन विधि, खेल विधि आदि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण विधियां हैं, क्योंकि प्रगतिवादी शिक्षण विधियों में बालक को सक्रिय अधिगमकर्ता माना जाता है, जो अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से 30 क्वेश्चन आपके करवाए गए। इसमें आपको जो है विस्तार पूर्वक बताए गए सारे प्रश्नों के उत्तर। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो एक बार फिर से थैंक्स टू वॉच द वीडियो, प्रिपरेशन करते रहिए। गुड लक।